हम इस समर्थन के लिए बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जनता ने हमारी पार्टी पर बड़ा भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारा विधायक दल उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और जनता के अधिकारों की जो लड़ाई है, चाहे वो विधानसभा के भीतर हो या विधानसभा के बाहर हो, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आगे दीपंकर जी से आग्रह है। स्टेटमेंट बता दीजिए। कल हम लोगों की पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हमारी पार्टी के राज्य कार्यालय में है। आज कई साथी लोग आज ही सब पहुंच जाएंगे। एक दिन की बैठक है, उसमें हम लोग बिहार के चुनाव के बारे में और पूरे देश की स्थिति के बारे में, बंगाल का चुनाव सामने है, तमाम चीज़ों पर उसमें बातचीत होगी। और उसके अगले रोज़ 17 तारीख को बिहार राज्य कमेटी की बैठक वहीं हम लोगों ने रखी है और उसमें हम लोग आगे की अपनी कार्य योजना पर बात करेंगे। विधायक दल के नेता आदि के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे और मैंने बिहार में आगे फिर कैसे क्या किया जाए उस पर हम लोग समग्रता में राज्य कमेटी में बात करेंगे। कल क्या पार्टी के एमएलए भी शामिल होंगे जो बाहर जो जीते हैं वो भी शामिल होंगे या फिर नहीं? हमारी पॉलिट ब्यूरो में कोई एमएलए नहीं। राज्य कमेटी में परसों राज्य कमेटी परसों में राज्य कमेटी की जो बैठक होगी उसमें तमाम विधायक करीब करीब राज्य कमेटी में है, एक नहीं है, लेकिन सभी विधायक उसमें भाग लेंगे। और पॉलिट ब्यूरो की जो बैठक होगी उस बैठक में कोई हमारे विधायक नहीं है, पूर्व विधायक एक हैं। 17 को नेता चुना जाएगा। 18 को विधायक दल 17 को हम लोग पार्टी में राय करेंगे और उसके बाद 18 तारीख को विधायक दल की बैठक है। उस बैठक में हम लोग नेता का चुनाव करेंगे। एक तो सबसे पहले एक बिहार पर बात करने से पहले एक आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व सौमित्र चटर्जी का आज निधन हो गया। सत्यजीत रे की तमाम फिल्मों के वो हर तरह की फिल्मों में मुख्य चरित्र में रहे हैं और पूरे बंगाल के पूरे जो सांस्कृतिक जगत है उसमें पिछले 50-60 साल एक तरह से सबसे बड़े एक शख्सियत थे। तो सबसे पहले मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि पार्टी की ओर से प्रकट करता हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, अब तो साफ है जो चुनाव परिणाम, इसमें कुछ चीज़ें बहुत साफ दिख रही हैं कि जनता के अंदर ज़बरदस्त इस बार एक संकल्प था सरकार को बदलने के लिए और ख़ासकर जो मतदाताओं की नई पीढ़ी है वो पूरे चुनाव भर उनका आक्रोश दिखा, उनका संकल्प दिखा और उनके मुद्दे इस चुनाव में सबसे केंद्रीय मुद्दों के रूप में इस चुनाव में रहे हैं। उनके मुद्दे बिहार के प्रवासी मज़दूरों के सवाल, किसानों गरीबों के सवाल। तो इसलिए जैसे कुणाल जी ने भी कहा कि जो एक एजेंडा इस चुनाव में जनता ने सेट किया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस चुनाव में जो जनता के मुद्दे सामने जिस तरह से आए। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो सरकार तो नहीं बदली, अंततोगत्वा कुछ सीटें बहुत ही कम मार्जिन से वो एनडीए के पक्ष में चली गई और जिसके चलते एनडीए की सरकार बच गई। और लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आज की डेट में भारत के शायद किसी भी राज्य में आपको इतना मजबूत विपक्ष नहीं दिखेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मुहिम है देश में कि विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र, जिसमें कहीं कोई विरोध की आवाज़ ना सुनाई पड़े, तो उस भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ, उस मुहिम के खिलाफ बिहार की जनता ने एक ज़बरदस्त अपनी दावेदारी जतलाई है।
हमने देखा कि बीजेपी के लोग अब कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी था वो महज नीतीश कुमार का था, और जहाँ तक मोदी जी की बात है वो प्रो इनकम्बेंसी है कि अगर सरकार अगर हार जाती तब नीतीश कुमार की वजह से हारती, सरकार अगर बच गई तो नरेंद्र मोदी के चलते सरकार बच गई। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत है, ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात, क्योंकि एक तो बिहार के अंदर जो सरकार 15 साल से चल रही है उसमें बराबर के साझेदार है भारतीय जनता पार्टी, और देश में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है पिछले 6 साल से, और जिन मुद्दों पर बिहार चुनाव लड़ रहा था उन सभी मुद्दों में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे लॉकडाउन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, लॉकडाउन के चलते बिहार की जनता को जो पीड़ा पहुंची, लॉकडाउन के चलते जो संकट खड़ा हुआ, तो लॉकडाउन पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, राज्य सरकार की पॉलिसी नहीं थी। इसी तरह हमने देखा कि जो नौजवान जो रोज़गार की मांग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार, और उसमें जैसे बिहार में खाली पड़े पद, ये जितना बड़ा मुद्दा था उतना ही बड़ा मुद्दा था अभी रेलवे का निजीकरण, और केंद्र सरकार की जो बहाली धीरे धीरे घट रही है, और जहां पूरे रोज़गार का अवसर ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए नौजवानों के नज़र में नीतीश कुमार और राज्य सरकार सिर्फ नहीं, नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार और उसकी नीतियां वो बराबर के लिए कटघरे में थी। तो इसको समझने के लिए हमें लगता है कि दो तुलना अगर हम लोग करें तो बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि 2015 के चुनाव के साथ इस चुनाव की तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2015 का जो गठबंधन था बिल्कुल अलग था, नीतीश कुमार इस तरफ थे, तो इसलिए 15 के साथ तुलना करके हम लोग 20 के चुनाव को समझ नहीं पाएंगे। 20 के चुनाव को समझने के लिए 2010 के चुनाव से तुलना करना चाहिए। 2010 का चुनाव जिस समय नरेंद्र मोदी मैंने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का गठबंधन था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इसलिए केंद्र सरकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी का बहुत सवाल नहीं था, सरकार यहाँ एनडीए की थी। और उस चुनाव में आपने देखा होगा कि सर्वोच्च प्रदर्शन रहा था जदयू का, भाजपा का, सबसे कमज़ोर प्रदर्शन रहा था राजद का, माले का या कांग्रेस का। तो इसलिए 2010 से अगर आप 2020 की तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 साल में कितनी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार ने कमाई, कितनी एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी जी ने कमाई है। क्योंकि 2010 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो मोदी जी के पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, वो सिर्फ बिहार वाली भाजपा थी, उस समय दिल्ली वाली भाजपा नहीं थी, केंद्र वाली भाजपा नहीं थी, मोदी वाली भाजपा नहीं थी। तो दिल्ली वाली भाजपा, केंद्र की सरकार वाली भाजपा, मोदी जी के दौर, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह का दौर का जो भाजपा है, इस भाजपा को बिहार कितना पसंद करता है, तो वो इस बार के चुनाव से बात समझ में आई है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम है वो जितना नीतीश कुमार के खिलाफ है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है। इसको दूसरे एक तरीके से भी हम समझ सकते हैं, इस चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमला था वो सबसे ज़्यादा माले पर केंद्रित था। महागठबंधन के तमाम घटकों के बारे में उन्होंने कहा, बहुत सारे डबल युवराज और जंगल के युवराज और क्या क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जो किसी प्रधानमंत्री को किसी भी देश में किसी भी चुनाव में कभी शोभा नहीं देता। वो सब खैर मोदी जी इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर अगर दुष्प्रचार चलाया गया तो माले के खिलाफ। और इस बार का जो चुनाव रहा है वो माले के अब तक के इतिहास में हमारा सबसे बेहतर चुनाव प्रदर्शन इस बार दिखा। तो इस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का, उनकी बातों को, उसका कितना असर हुआ और लोगों ने किस तरह से, बिहार की जनता ने उसको लिया, वो इससे भी पता लगाया जा सकता है। इसी हिसाब से हमें तो बिल्कुल साफ मानना है
कि जो चुनाव परिणाम है वो हर तरीके से एनडीए के खिलाफ रहा है, नीतीश कुमार जी के राज्य सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ, केंद्र सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ जो मुद्दे सामने आए, और इन मुद्दों को लेकर के अब लड़ाई तेज होगी। सरकार तो बन नहीं पाई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बिहार में बना, और न सिर्फ बिहार में एक मजबूत विपक्ष बना, बल्कि एक एजेंडा जो तय हुआ वो पूरे देश के विपक्ष के लिए। और अभी जो सामने कुछ आंदोलन के कार्यक्रम है, 26 तारीख पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने एक हड़ताल का ऐलान किया है। 26 नवंबर को साझी एक तरीके से ये हड़ताल है देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने, और जिसमें जो इस समय श्रम कानूनों को बदल दिया गया, मज़दूरों को एक तरीके से ये सरकार किसान और मज़दूर दोनों को गुलाम बनाने पर आमादा है। तो किसानों की गुलामी के लिए 3 खेती को बर्बाद करने वाले कानून आए, और मज़दूरों को भी गुलाम बनाने के लिए, उनके सारे श्रम अधिकार को छीनने के लिए, इसके लिए भी श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं। और इसके खिलाफ 26 तारीख को देश भर में मज़दूरों की हड़ताल है, और 26 और 27 दोनों दिन दिल्ली से लेकर के पूरे देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम है। तो हमें लगता है कि बिहार चुनाव से प्रेरणा लेकर के, ऊर्जा लेकर के पूरे देश में अब हम इन आंदोलनों को तेज करने की दिशा में बढ़ेंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा कि बिहार चुनाव ने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक बहुत कठिन परिस्थिति में, कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौर में, और सबसे संकट से घिरी हुई जनता वो अपने संघर्ष और संकल्प के बदौलत एक चुनाव को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दे सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के दिनों का वो बिहार चुनाव रहा है। और ये पूरे आने वाले सारे चुनाव में, बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु और केरल का चुनाव, आने वाले दिन के सभी चुनाव में बिहार एक टॉकिंग पॉइंट बना रहेगा कि अगर बिहार के लोग ऐसा कर पाए तो हर प्रदेश में जनता ऐसा कर क्यों नहीं पाएगी। तो चुनाव को जन आंदोलन में तब्दील करना, मुद्दों पर चुनाव लड़ना, और जो जनता के रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग, रोजगार, ये जो सवाल हैं, जिन सवालों को बिहार की जनता ने बिहार में केंद्रीय एजेंडा बना दिया था, अब मेरे ख्याल से बंगाल के मतदाताओं पर, असम के मतदाताओं पर ये जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को केंद्रीय एजेंडा बना दें। लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान की हिफाजत करना, ये जो मुद्दे, तो हम भी पूरी पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से बिहार के मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे। पूरे महागठबंधन के हमारे सारे सहयोगी दलों का आभार प्रकट करेंगे कि इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, एक दूसरे की मदद करते हुए, साथ देते हुए, और ख़ासकर माले के अपने तमाम साथियों को जहाँ जीत पाए, जहाँ जीत नहीं पाए, हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने एक ज़बरदस्त एक ऊर्जा के साथ अभियान चलाया। और आने वाले दिन में और बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है, और ताकि आने वाले दिनों में जो काम इस बार थोड़ा अधूरा रह गया, जिसके चलते थोड़ा अफसोस रह गया, ये अफसोस ना रहे, काम पूरा हो, अधूरा ना हो, और जनता की जीत, जनता की उम्मीदें पूरी तरह से जीत की मंजिल तय कर सके। ये आने वाले दिन के लिए हमारे सामने रहेगा कार्यभार। कविता जी कुछ? मैं जस्ट सोचा कि 2 पॉइंट्स मैं जस्ट जोड़ दूं तथ्यात्मक रूप से, जो कई जगह इसको शायद मिस इंटरप्रेट या मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं देख रही थी कि कई सारी जगह भाजपा की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि महिलाओं ने एक तरह से एनडीए के पक्ष में वोट दिया, और दूसरा ये कि जो प्रवासी मजदूर परिवार थे उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट दिया, और ये इसको अपनी उपलब्धि बता रहे थे। ये दोनों ही तथ्यों को थोड़ा जांच किया हम लोगों ने। ये दोनों ही तथ्य दरअसल गलत है। प्रवासी मजदूर परिवारों के बारे में अगर आप CSDS के पोस्ट पोल सर्वे को देखेंगे तो उसमें पाया जाता है कि ऐसे जितने परिवार हैं, और 10 में से 4 परिवार ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कोई प्रवासी है। इन परिवारों में कम से कम 4 परसेंटेज पॉइंट्स महागठबंधन की तरफ ही ज़्यादा झुकाव था, और एनडीए के प्रति एक परसेप्टिबली कम झुकाव था। और दूसरा ये कि महिलाओं की भी जहाँ तक बात है, तो जिन सीटों पर बल्कि महिला वोटर्स की उपस्थिति सबसे कम था
खास करके अगर आप पटना के आसपास की सीट्स का देखेंगे, वहाँ भाजपा का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा है। तो ये तो भाजपा या एनडीए का प्रदर्शन पूरा बम्पर रहा है, तो इसका महिला वोटर से कोई लेना देना नहीं। और बम्पर महिला वोटर जहाँ निकली हैं वहाँ आप देखेंगे कि वो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंक्लूडिंग हमारा बलरामपुर ले लीजिए या सीमांचल में कई ऐसी सीट ले लीजिए, तो वहाँ बड़ी संख्या में महिला वोटर भी जहाँ निकली हैं वहाँ पर महागठबंधन को भी वोट मिला है। आमतौर पे महिला वोटर का रुझान उसी दिशा में रहा है जहाँ पर अन्य वोटरों का रुझान रहा है। तो इसमें कोई ये जो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश है कि भाई महिलाओं का साथ मिल गया, प्रवासी मजदूरों का साथ मिल गया और इसीलिए हाथरस में हुआ जो कांड है या जो मुजफ्फरपुर महिला बाल गृह कांड है या प्रवासी मजदूरों पर जो अपार पीड़ा और एक तरह से असम्मान उनके साथ जो हुआ, इसका मैंने एक तरह से इसकी सर्टिफिकेट, इसका लाइसेंस मिल गया है, इस पर एक तरह से ग्रीन सिग्नल ओके मिल गया है वोटर की तरफ से, ये बिल्कुल गलत रीडिंग होगी, ये मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ।